नमस्कार, एग्जाम है पी झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है? आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो इससे प्राप्त किए जाते हैं। आपको बताना है कि जो रेशम होता है, रेशमी वस्त्र जो होते हैं, उसके रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? बकरी के बाल से, भेड़ के बाल से, रेशम के कीट या कोकून से, या कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर यह प्रश्न जो आपका आया है यूपी में, आपको बता दे रहे हैं ये 3 बार पूछा गया है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के 3 बार और विज्ञान के अंतर्गत 1 बार ये प्रश्न यूपी में पूछा गया है। उसी तरह से बिहार में भी यह प्रश्न आया हुआ है कि रेशम के रेशे जो है किससे प्राप्त किए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि रेशम के जो रेशे होते हैं वो क्या होता है, तो वो होता है रेशम के कीट। देखिए रेशम का कीट जो कोकून जिसको कहते हैं, रेशम के कीट जिसको हम लोग यहाँ पर कोकून कहते हैं, उससे रेशम प्राप्त किए जाते हैं और ये शहतूत की पत्तियों पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उसी से रेशम की प्राप्ति होती है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, याक का ऊन प्राप्त होता है। याक जो यहाँ पर होते हैं याक, उनका ऊन कहाँ पर ज्यादा मिलता है? तिब्बत में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, या ए और बी दोनों, यानी तिब्बत और लद्दाख दोनों। तो आपको देखिए पता होना चाहिए जो याक होता है यह जो है ऊन वाला जानवर है, भेड़ है, ठीक है। और यह वहां पर होते हैं जहां सबसे ठंडे, ऊंचे और ठंडे प्रदेश होते हैं, जहां पर ऊंचाई अधिक होती है और ज्यादा ठंडे पड़ते हैं। तो वहां पर क्या होते हैं कि वे उनके जान बचाने के लिए उनका जो अनुकूलन होता है, उनके जो होते हैं बाल बहुत घने घने होते हैं, ठीक है। उनके बाल बहुत घने घने होते हैं जिससे ऊन प्राप्त होता है उस बाल से। तो ये याक जो होते हैं ऊंचे स्थान, तो ऊंचे स्थान इसमें से कौन आपको नजर आ रहा है? तो देखिए तिब्बत भी ऊंचा स्थान है और लद्दाख भी ऊंचा स्थान है। तो तिब्बत और लद्दाख के दोनों जगहों पर इसी प्रकार के जानवर पाए जाते हैं याक, जो कि यहाँ पर बाल से ढक करके अपने यहाँ पर रह सकते हैं। तो दूसरे जंतु जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे और वहाँ पर रहने के लिए अनुकूलित नहीं है। तो ऐसे जगहों पर याक रहते हैं और यह तिब्बत और लद्दाख दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, पश्मीना शॉल कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत बार आप प्रश्न को देखे होंगे, पश्मीना नाम सुने होंगे। तो नया नया आप अगर पहली बार अगर देख रहे हैं तो आप यह, इसका मतलब है कि आपने सीटेट ये सब नहीं ज्वाइन किया है। तो सीटेट यदि आप दिए होंगे तो पश्मीना शॉल के बारे में बार बार वहाँ सीटेट में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका पश्मीना शॉल जो है यहाँ पर स्टेट का भी एग्जाम में लगा दिया है, आता है बार बार। तो पश्मीना शॉल कहाँ मिलता है? तिब्बत में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, या कहीं नहीं, ठीक है। तो देखिए ये पश्मीना जो बकरी होती है ना, पश्मीना, ये जो है आपको जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मिलता है। पश्मीना का साल जो होता है ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा होता है और यह बहुत हल्के साल होता है। आपको इसकी गुणवत्ता बता देते हैं, ये हल्के साल होते हैं। आपको देखने में लगेगा कि इतना हल्का है लेकिन इसमें गर्मी क्या होगा, लेकिन यही इसमें ऐसी खासियत है कि सबसे, अगर 50 ग्राम का साल है और आप 2 केजी का एक कंबल आप लिए हैं, तो ये जो सॉल है ना उसके बनिस्पत ज्यादा गर्म होता है। तो ये पश्मीना सॉल जो है जम्मू कश्मीर का है और यह बहुत ज्यादा गर्मी इस साल में होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
पश्मीना शॉल जो है वो क्या होता है, अंगोरा नामक बकरी के ऊन से प्राप्त किया जाता है। ये अंगोरा बकरी जो है ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और उसी बकरी से जो है ये पश्मीना शाल बनाया जाता है। और पश्मीना शाल की खासियत है कि बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठंडे स्थानों पर ये जो है बहुत अच्छा आपके इसके लिए काम करता है, इसलिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ये शाल चलता है। भेड़ होते हैं, आपको पता है ना भेड़ क्या होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या कोई नहीं। तो चलिए यदि आप जानते हैं भेड़ के बारे में तो ये आपका बिहार में पूछा गया है, साथ ही बंगाल में पूछा गया है कि भेड़ क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं या कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि भेड़ जो होते हैं हमारे वो क्या है, तो यहाँ पर शाकाहारी जंतु में आते हैं। ठीक है, भेड़ किस में है, शाकाहारी में आते हैं, क्योंकि वे सिर्फ शाकाहारी चीजें ही खाते हैं। रेशम कीट किस पेड़ की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, यानी रेशम का जो कीट होता है वो कौन से पेड़ की पत्तियों में रहते हैं, यानी रेशम का कीट जो लगता है वो किस पेड़ की पत्तियों पर ज्यादा करके बैठते हैं और लगते हैं, शरीफा, कटहल, सहतूत या कोई नहीं। ठीक है, तो रेशम के कीट जो होते हैं वो सहतूत के पेड़ की पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट किससे प्राप्त किए जाते हैं, सहतूत के पेड़ की पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो रेशम कीट जो होता है सहतूत, जिसको आप लोग कभी कभी सुने होंगे तूत के नाम से जानते होंगे, तूत ना, उसी को हम लोग यहाँ पर सहतूत कहते हैं। तो ये सहतूत के पेड़ के जो होते हैं पत्तियों पर, उस पर रेशम कीट बहुत ज़्यादा प्राप्त किए जाते हैं और रेशम कीट रेशम पालन के लिए ये अच्छा एक पौधा भी माना जाता है, सहतूत को हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला, सबसे सामान्य रेशम कीट का नाम क्या है, मतलब यहाँ पर जो रेशम कीट होते हैं जो सहतूत पेड़ के पत्तियों पाए जाते हैं उसमें बहुत तरह के रेशम कीट होते हैं, लेकिन सबसे सामान्य जो सब जगह लगभग पाए जाते हैं और उससे प्राप्त किए जाते हैं, तो उस सामान्य रेशम कीट का नाम क्या है, सहतूत रेशम कीट, शरीफा रेशम कीट, पालक रेशम कीट या कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे सामान्य रेशम कीट जो होता है उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं, देखिए सहतूत। ठीक है, सहतूत रेशम कीट होता है। ठीक है, सहतूत रेशम कीट को हम लोग कहते हैं। अगला है, झारखंड राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, जो हमारा झारखंड राज्य है उसमें तो रेशम का उत्पादन होता है, सहतूत के पट्टियों पर किया जाता है, लेकिन उस रेशम का नाम क्या है, सिल्क नाम है, बत्तर नाम है, तसर नाम है या कोई नहीं। देखिए, ठीक है, तो झारखंड में जो सबसे अधिक प्रकार के यहाँ पर जो रेशम कीट का रेशम का उत्पादन होता है सबसे अधिक प्रकार का, वो देखिए आपका है तसर रेशम। कौन सा रेशम है, तसर रेशम जो होता है वो सबसे अधिक होता है, उसको हम लोग तसर रेशम के नाम से जानते हैं। तसर रेशम जो है वो राइट आंसर आपका हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा है, माने प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में विश्व में सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है, आपको बताना है, चीन, संयुक्त अमेरिका, भारत या कोई नहीं। ठीक है, तो प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर जो है वो आपका चीन स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, चीन स्थान रखता है। ठीक है, रेशम कीड़ा है, रेशम का कीड़ा कौन होता है, रेशम का कीड़ा कोकून, कैटरपिलर, शलभ या कोई नहीं। ठीक है, तो रेशम के कीड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं ना, रेशम के कीट को कोकून के नाम से जानते हैं और इसी से रेशम प्राप्त होता है, तो ये कोकून ही कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऊन नहीं देता, आपको बताना है इसमें से कौन जो है ऊन नहीं देता है, याक है, ऊँट है, बकरी है या कुत्ता है। देखिए, याक ये सबसे ऊंचे स्थानों पर और सबसे ठंडे स्थानों पर रहते हैं, तो इनका ये क्या होते हैं, तो इनके बहुत घने घने बाल होते हैं जो कि ऊन प्राप्त इनसे होता है और यह बहुत ही गर्म होता है। ऊँट का भी होता है और बकरी, इसमें आपने देखा था अभी जम्मू कश्मीर में जो पश्मीना बकरी पाई जाती है उसके क्या होता है, पश्मीना शॉल जो बनाया जाता है वो बकरी से ही बनाया जाता है। तो इस तरह से इसमें एक और एक नाम केवल बचिया कुत्ता, इससे जो होता है ऊन नहीं बनाया जाता है। ठीक है, इसका ऊन नहीं होता है, बाकी ये तीनों का ऊन होता है। तो देखिए यहाँ पर अगला, जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, जब भोजन जो ग्लूकोज है उसका टूटना ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो उससे क्या कहते हैं, वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, संतृप्त क्रिया या कोई नहीं। ठीक है, तो जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो उसको हम लोग वायवीय शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वायवीय शोषण के नाम से जानते हैं। जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उससे क्या कहते हैं, वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, संतृप्त क्रिया या संतृप्त क्रिया। तो जब भोजन का विघटन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं अवायवीय शोषण। क्या कहते हैं, अवायवीय शोषण के नाम से जानते हैं। मानव में शोषण होता है, मानव जो शोषण लेते हैं वो किसके द्वारा लेते हैं, आपको बताना है, त्वचा के द्वारा, गिल्स के द्वारा, फेफड़े के द्वारा या कोई नहीं। ठीक है, तो मानव का जो शोषण होता है वो होता है यहाँ पर फेफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा मानव में शोषण होता है। केचुए में शोषण कैसे होता है,
अब बता सकते हैं केचुए में श्वसन कैसे होता है। ये 1001 बार प्रश्न पूछ गया पर्यावरण के अंतर्गत, तो अभी सभी राज्यों के एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, त्वचा के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, गिल्स के द्वारा या कोई नहीं। ठीक है, तो मान ये जो केचुआ है उसमें श्वसन जो होता है वो आपको त्वचा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा श्वसन सबसे ज्यादा होता है। मछली में श्वसन अंग होता है, मछली में श्वसन अंग कौन होता है? ये भी प्रश्न आपको 501 बार पूछ दिया गया है कि मछली में श्वसन अंग कौन होता है? त्वचा, फेफड़ा, गिल्स या कोई नहीं। तो मछली में जो श्वसन अंग होता है वो गिल्स होता है। ठीक है, जिसके द्वारा मछली जो होते हैं घुले हुए ऑक्सीजन को लेते रहते हैं और पानी के अंदर जिंदा रहते हैं। ठीक है, मेढक में श्वसन अंग होता है, कौन कौन होता है? फेफड़ा होता है, त्वचा होता है, ए और बी दोनों होता है या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मेढक में जो श्वसन अंग होता है वो ए और बी दोनों यानी फेफड़ा और त्वचा दोनों होता है, क्योंकि मेढक जो है उभयचर प्राणी है, वो देखिएगा तो पानी में भी रहता है और स्थल पर भी आप देखते हैं दोनों जगह जिंदा रहता है। तो जब वो पानी में रहता है तो वो जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ा के द्वारा लेता है, और जब पानी में जब रहता है तो ऑक्सीजन जो है त्वचा के द्वारा लेता है। किसके द्वारा लेता है? त्वचा के द्वारा। लेकिन जब ये धरातल पर आ जाता है, जमीन पर रहता है, तो वो ऑक्सीजन जो है फेफड़ा के द्वारा लेता है। इसलिए दोनों जगहों पर रहने के लिए अनुकूलित होता है। इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा ना। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा, तना के द्वारा, रंध्र के द्वारा या कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पत्तियों में रंध्र होते हैं जिसके द्वारा यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। गति का उदाहरण है, आपसे यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि इसमें कौन जो है असमान गति का उदाहरण है? बस, साइकिल, रिक्शा या सभी। देखिए यहाँ पर गति के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार की गतियों को पढ़ना पड़ता है, वृत्तीय गति, रेखीय गति, असमान गति। तो इसमें पूछा गया कि असमान गति का उदाहरण इसमें से कौन है? यानी असमान गति का मतलब क्या हो गया? तो असमान गति का मतलब हो गया जिसकी गति जो है कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, कोई निश्चित नहीं है। कभी वह 10 किलोमीटर की भी स्पीड हो जाएगी, कभी वह 20 किलोमीटर की स्पीड, कभी 50 किलोमीटर चलने लगे। तो इस तरह की गति क्या है? असमान गति है। इस तरह की गति क्या है? असमान गति है। अगर समान गति रहता तो क्या होता? एक समान चाल से चलते रहते। जैसे कोई गाड़ी अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, अगर उसी चाल से वो चलती रहे तो उसको हम लोग समान गति कहेंगे। लेकिन कहीं पर रुक करके धीरा, कहीं पर फिर स्पीड हो जाए तो ये असमान गति का उदाहरण है। तो ऐसा कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो बस की भी गति वही होती है। कहीं पर अगर जर्क आता है तो वहाँ पर बस धीरे हो जाती है, या कहीं पर गाड़ी मिल जाती है तो वहाँ पर बस धीरे हो जाती है। तो इस तरह से ये असमान गति है। ठीक है, साइकिल की भी वही कंडीशन है, रिक्शा की भी वही कंडीशन है। तो ये सभी गति जो होती है असमान गति के अंतर्गत आती है, यानी ये सभी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। सभी जो है असमान गति के उदाहरण है। ठीक है, अगला देखिएगा, समान गति का उदाहरण है। एक समान गति का उदाहरण कौन है? घड़ी के सुई की गति, लोलक की गति, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, देखिए आप घड़ी देखते हैं ना, तो ये एक निश्चित चाल से चलते रहते, जब तक बैटरी समाप्त नहीं होगा तब तक वो घड़ी रुकती नहीं है। ठीक है, तो एक निश्चित चाल से, एक समान चाल से जो चल रहे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं समान गति। अगला देखिएगा लोलक, एक पेंडुलम है, इसकी सहायता से किसी को हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, इसको जब धक्का मारते हैं तो ये इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है। तो ये एक समान गति से आते जाते रहता है। तो जो एक समान चाल से चलते रहता है, एक समान गति से चलते रहती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? समान गति। तो इसमें समान गति का उदाहरण कौन है? घड़ी के सुई की गति भी समान गति का उदाहरण है और लोलक की गति भी समान गति का उदाहरण है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए और बी दोनों ही इसका सही आंसर है। सरल लोलक के द्वारा एक पूर्ण दोलन करने में लगे समय को क्या कहते हैं? सरल लोलक होता है ना, उसको एक पूर्ण दोलन, मतलब यहाँ से गया, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ आया, इसको पूर्ण एक दोलन करने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो पूर्ण दोलन करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवृत्ति, हर्ट्ज, आवर्तकाल या कोई नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं आवर्तकाल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आवर्तकाल। यानी सरल लोलक के द्वारा एक पूर्ण दोलन करने में लगे समय को लोलक का क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल को यहाँ पर हम लोग किसके द्वारा? तो टी के द्वारा सूचित करते हैं, बड़ा टी के द्वारा सूचित करते हैं। तो ये आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? आवर्तकाल इसको हम लोग कह लेते हैं। ठीक है, समय का ऐसा ही मात्रक है। समय का ऐसा ही मात्रक क्या है? सेकेंड है, मिनट है, घंटा है या कोई नहीं। ठीक है, तो समय का ऐसा ही मात्रक जिसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या इसी को कह लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक। तो समय का ऐसा ही मात्रक जो है वो आपका सेकेंड है। क्या है आपका? सेकेंड है समय का ऐसा ही मात्रक। अगला है
गाड़ी की चाल मापी जाती है। गाड़ी की चाल किस में मापी जाती है? 101 बारी प्रश्न पूछा गया, ठीक है। थर्मामीटर से, सिस्मोग्राफ से, फ़ारेनहाइट से या स्पीडोमीटर। तो देखिए यहाँ पर स्पीड मने चाल हो गया, और चाल किस में होता है? गाड़ी में होता है। इसलिए गाड़ी की चाल जो है हमेशा स्पीडोमीटर से मापी जाती है कि वो कितना स्पीड में चल रही है। तो गाड़ी की चाल किस में मापी जाती है? स्पीडोमीटर मापी जाती है, और यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं किसके द्वारा? थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, ओडोमीटर या स्पीडोमीटर, ठीक है। तो देखिए वाहन द्वारा तय की गई दूरी को जो हम लोग यहाँ मापते हैं किसके द्वारा? तो ओडोमीटर, ओडोमीटर द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग ओडोमीटर द्वारा मापते हैं कि कितना दूरी गया है। और स्पीड कितना चल रहा है? तो स्पीडोमीटर द्वारा, ठीक है। दूरी की माप, दूरी मतलब ओडोमीटर और स्पीड मतलब स्पीडोमीटर, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर। लोलक के आवर्तकाल का मात्रक होता है। लोलक के आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, सेकेंड होता है, हर्ट्ज होता है या कोई नहीं, ठीक है। तो सरल लोलक के आवर्तकाल यानी लोलक के आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। सरल लोलक के आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड होता है। एकदम याद रखिएगा, बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना। प्रयोगशाला और खेल में प्रायः किस, प्रयोगशाला और खेल में प्रायः किस घड़ी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चुंबकीय घड़ी, मंद घड़ी, विराम घड़ी या कोई नहीं। किसका? प्रयोगशाला और खेल में प्रायः किस घड़ी का उपयोग किया जाता है? ये 101 बार आया हुआ है। इसका राइट आंसर है विराम घड़ी। कौन सा घड़ी? विराम घड़ी। चलिए अगला देखिएगा। ये सभी आप जो देख रहे हैं ना, ये आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से है और सभी प्रश्न आए हुए हैं। मृदा को प्रदूषित करती है। यूपी टेट 2 बार, बिहार टेट 2 बार और यहाँ पर बिहार आकलन 1 बार पूछा गया है। मृदा को कौन प्रदूषित करती है? पॉलीथीन, उर्वरक, कीटनाशी या अपशिष्ट पदार्थ या सभी, ठीक है। तो देखिए मृदा को जो प्रदूषित करते हैं वो पॉलीथीन भी करती है, उर्वरक भी करती है, कीटनाशी या अपशिष्ट पदार्थ भी करते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये सभी, ठीक है। अगला, मृदा के सबसे ऊपरी परत में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ को क्या कहते हैं? मृदा के सबसे ऊपरी परत में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ को क्या कहते हैं? ह्यूमस, बजरी, मृन्मय मृतिका या कोई नहीं, ठीक है। तो मृदा के सबसे ऊपरी परत में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं, और ये सबसे अधिक उपजाऊ भाग होता है, जिसको यहाँ पर उड़ा के ले जाया जाता है हवा की तरफ से भी। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत ह्यूमस की विशेषता क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होती है उसको ह्यूमस कहते हैं, और उसकी विशेषता क्या है? मृदा को उर्वर बनाता है, पादपों को पोषण प्रदान करता है, यह अधिक जल को धारण करती है, ये सभी। तो ये सभी इसका सही आंसर। मृदा के सबसे ऊपरी परत ह्यूमस जो होती है वो मृदा को उर्वर बनाती है, पादपों को पोषण प्रदान करती है और यह अधिक जल को धारण करती है। इसी कारण से ये ह्यूमस को बहुत अधिक अच्छा माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर। मृदा की उर्वरता को बनाए रखता है कौन? मृदा की उर्वरता को कौन बनाए रखता है? चट्टान, बर्फ, हवा या केचुआ? तो मृदा की उर्वरता को केचुआ बनाए रखता है, ठीक है। जिस मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वैसी मृदा को कहते हैं बलुई मृदा, चिकनी मृदा, दोमट मृदा या कोई नहीं। तो मोटे कण अधिक होंगे तो उसको हम लोग क्या कह लेते हैं? यहाँ पर बलुई मृदा के नाम से जानते हैं। उसको क्या जानते हैं? मोटे कणों की मात्रा अधिक है जिस मिट्टी में, उसको हम लोग बलुई मृदा कहते हैं। जिस मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक होता है वह कहलाती है चिकनी मृदा, बलुई मृदा, दोमट मृदा या कोई नहीं। तो उसको हम लोग कहते हैं मृन्मय मृदा या चिकनी मृदा। जिसमें महीन कणों की संख्या अधिक होती है उसको चिकनी मृदा के नाम से जानते हैं। जिस मृदा में सूक्ष्म कण एवं बड़े कण की मात्रा समान होती है उसको क्या कहते हैं? मतलब सूक्ष्म कण भी होगा, चिकना वाला भी होगा और मोटा वाला, दोनों मिक्स है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बलुई मृदा, चिकनी मृदा, दोमट मृदा या कोई नहीं। तो जिसमें सूक्ष्म कण और बड़े कण दोनों की मात्रा रहती है उसको हम लोग दोमटी मृदा कहते हैं। दोमट मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दोमट मृदा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला, किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है? किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है? बलुई मृदा, चिकनी मृदा, दोमट मृदा या कोई नहीं, ठीक है। तो किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है? वह है आपका दोमट मिट्टी। दोमट मृदा में सबसे अधिक जल धारण की क्षमता होती है। सबसे अधिक शुद्ध जल होता है जिसे हम पेयजल के रूप में उपयोग करते हैं। सबसे अधिक शुद्ध जल होता है जिसे हम पेयजल के रूप में उपयोग करते हैं। वर्षा का जल, भूमिगत जल, समुद्र का जल या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे अधिक शुद्ध जल जो होता है वो आपका यहाँ पर भूमिगत जल होता है। कौन होता है? भूमिगत जल होता है। अगला है, झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, पीला मिट्टी, काली मिट्टी
या कोई नहीं। झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बहुत बार आया हुआ, ठीक है। तो झारखंड में सर्वाधिक जो है वो आपका लाल मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या कोई नहीं, ठीक है। तो मिट्टी का जो रंग लाल होता है वह जो होता है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। जहाँ पर फेरिक ऑक्साइड ज़्यादा रहते हैं वहाँ के मिट्टी का रंग लाल होता है। जिस मिट्टी में लोहे की अधिकता हो वहाँ की मिट्टी का रंग लाल होता है, अर्थात फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए यहाँ पर है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 22 जून। देखिए यहाँ पर एक नियत तिथि फिक्स है कि विश्व जल दिवस जो है वो मनाया जाता है आपको 22 तारीख को। ये तो फिक्स हो गया, लेकिन आपको महीना याद करना है कि मार्च का था या अप्रैल या मई या जून, ठीक है। देखिए अब आपको हम बताते हैं, दो प्रश्न यहाँ से जो रहता है। देखिए 22 मार्च, ठीक है, और 22 अप्रैल, ये दोनों को याद कर लीजिएगा, ये दोनों बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो देखिए ये क्या होता है, जैसे हम देखेंगे धरती की सतह, तो ये क्या है? धरती है, ये पृथ्वी है, और जल इसके क्या होते हैं? इसके ऊपर होते हैं ना, होते हैं। तो देखिए अब आपको बताते हैं, जल जब इसके ऊपर है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आएगा? मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा। तो मार्च आया तो ये ऊपर हो गया, तो 22 मार्च ना, मार्च ये हो जाएगा आपका जल दिवस, 22 मार्च को जल दिवस हो जाएगा। और इसके नीचे क्या है? देखिए पृथ्वी है, तो ये 22 का ही डेट रहेगा, लेकिन ये अप्रैल होगा, तो 22 अप्रैल जो है आपका पृथ्वी दिवस हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 22 मार्च, यानी जल बना लीजिएगा, जल ऊपर है तो 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। तो यहाँ पर कंफ्यूज होता है मार्च की अप्रैल, तो इस तरह से आप जब बना करके याद रखिएगा कि पृथ्वी है उसके ऊपर वाले जल को लेना है ना। तो ऊपर वाला जल है तो 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है? इसको आपको बताते हैं 1001 बार आया हुआ है, और यहाँ पर जो होते हैं 100% लोग गलत करके बैठते हैं, ठीक है। तो इसको सही कैसे कीजिएगा? तो देखिए आपको हम बता देते हैं। बहुत लोग क्या होता है कि काला को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, काला को चाहते हैं ना, तो बस एक ही चीज़ याद रखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री के पूछता हूँ तो बस काला बता दी है भाई। तो ये बात नहीं है, आपको दोनों चीज़ का कन्फ्यूजन दूर करना होगा, ठीक है। तो देखिए आप अंतरिक्ष में है, आप कहाँ पर है? स्पेस अंतरिक्ष में है, और अंतरिक्ष से जब आप पृथ्वी की ओर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी की ओर देखिएगा तो पृथ्वी का जो है 2/3 भाग किससे भरा हुआ है? जल से भरा हुआ है। तो जल से भरा हुआ है, इसलिए ये जो है नीला रंग का दिखाई देगा, याद रखिएगा, नीला रंग का। कब? जब अंतरिक्ष से नीचे देखिएगा तब, पृथ्वी की ओर जब हम देखेंगे तो वो नीला दिखाई देगा। लेकिन जब अंतरिक्ष से हम ऊपर, ये ऊपर कहने का मतलब क्या है? अंतरिक्ष यात्री को ऊपर, आकाश, आकाश को देखिएगा, तो अंतरिक्ष यात्री जब आकाश को देखेगा तो वो दिखाई देगा काला। देखिए यहाँ पर डाउट एकदम मत रखिएगा, आपको हम इसीलिए कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं, क्योंकि ये दो प्रश्न बार बार आते हैं और आपको, और यहीं पर आप कंफ्यूज कर। देखिए ये अंतरिक्ष हो गया, अंतरिक्ष से जब आप पृथ्वी की ओर देखिएगा तो पृथ्वी क्या होता है? नीला होता है ना। तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी, अंतरिक्ष से नीचे देखिएगा तो पृथ्वी दिखाई देगा, पृथ्वी का कलर होता है नीला, और ऊपर देखिएगा आकाश, तो आकाश को हम कहते हैं काला, ठीक है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी नीला दिखाई देता है। एकदम कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। यहाँ से 101% प्रश्न हर बार आ रहा है ना। अब देखिएगा पृथ्वी पर कितना भाग जल है? 2/3, 3/4, 1/2 या कोई नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी का 2/3 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। यही इसका ज़्यादा आंसर होता है, तो यही आता है, बहुत बार आया हुआ, सब एग्जाम में आया हुआ, ठीक है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल समुद्र से घिरा हुआ? तो देखिए आपको एक कहानी सुनावत होते हैं कि जैसे जब समुद्र में, यहाँ पर हमारे सैनिकों का जब बोट चलते रहता है, तो आप देखें कि ये लोग समुद्र के पानी को छूते जरूर हैं, लेकिन समुद्र पानी को पी नहीं सकते। तो इसलिए कहावत कही गई है, समुद्र में पानी है बहुत लेकिन प्यास नहीं बुझती। यानी समुद्र में लोग जब 2-2 महीने, 3-3 महीने का बोटिंग लेकर सफ़र करने हमारे सैनिक निकल जाते हैं, तो वो अपने साथ पानी भी लेकर के जाते हैं। ऐसा नहीं है कि समुद्र के पानी को आप पी सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, सबसे अधिक समुद्र का पानी है, और वो जो है आपका देखिए 97% है। कितना है? 97%। यानी कितना प्रतिशत जल समुद्र में पाया जाता है? तो 97% भाग जो है समुद्र में पाया जाता है। बहुत बार ये प्रश्न आया है। बर्फ से पिघलने वाले जल की मात्रा कितनी है? बर्फ से पिघलने वाले जल, जैसे हमारा हिमानी हो गया, हिमनद हो गया, बर्फ की नदियाँ, तो बर्फ से पिघलने वाले जल होते हैं, उसकी मात्रा कितनी है? 2, 3, 4 या 3, कोई नहीं। तो ठीक है, बर्फ से पिघलने वाले जो जल की मात्रा होती है
वो आपका यहाँ पर है 2% और इसको हम लोग यहाँ शुद्ध जल के रूप में भी जानते हैं। स्वच्छ जल या पीने योग्य जल का प्रतिशत हमारे पृथ्वी पर कितना है? तो देखिए ना, आपको तो पता ही चल गया ना, 97% भाग क्या है? समुद्र में है, बचा 3%, ठीक है? तो 3% में भी जो शुद्ध जल माना जाता है वो वर्षा का और हिमनद का ही माना जाता है। तो अब इसी में देखिएगा तो आपका 2 से 3 के बीच में, 2 से 3% के बीच में एक आध गो ऑप्शन आपको देगा ना, वो ऑप्शन को आपको सही कर लेना। तो यहाँ पर देखिए ये तो 0.0 के है, ये 1 के साथ है, ये 4 के साथ है, तो 2 और 3 के बीच में एक ही को यहाँ पर ऑप्शन है 2.08, तो इसी को भी मान लेना है। तो इसी तरह से 2.08, 2.10, 2.12 इस तरह ऑप्शन में दिए हुए रहते हैं, मतलब 2 से 3% के बीच में आपको शुद्ध जल या पीने योग्य जल का प्रतिशत रहेगा, तो ये होगा। तो ये आपको देखिए 1001 बार आया वो प्रश्न है, 1-2 बार की बात मत कहिए, इसलिए इसको तो आप लोग सारा देखिएगा। और ये चैप्टर तो पूरा है कि पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना जल चैप्टर है, क्योंकि जल से एक प्रश्न तो आपका पक्का भिड़ना है, ठीक है? चलिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई पड़ता है? नीला, काला, पीला या हरा? आप जवाब दे दिए होंगे, क्योंकि ये अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष से जब आकाश की ओर हम देखेंगे तो ऊपर होता है, अंतरिक्ष से ऊपर देखेंगे तो काला, और नीचे देखेंगे तो पृथ्वी दिखाई देगा, और ये होगा नीला। अभी भी हमने बताया था, फिर बता दिया, अंतरिक्ष से आकाश की ओर देखेगा अंतरिक्ष यात्री तो उसको काला दिखाई देगा, और अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखेगा अंतरिक्ष यात्री तो उसको काला दिखाई देगा, एकदम नीला दिखाई देगा, ठीक है? जब पृथ्वी की ओर देखेगा, अंतरिक्ष से ऊपर आकाश की ओर देखेगा तो काला, अंतरिक्ष से जब पृथ्वी की ओर देगा तो नीला। एकदम डाउट में नहीं रहिएगा, ये बार बार प्रश्न आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने नोट्स भी आपको बना दिया है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन न रहे, आपके लिए हम यहाँ पर काम करते हैं, तो आपको सारी तरह से हमारा टीम जो है, यूट्यूब टीम आपके लिए सुविधा प्रदान करते रहता है। तो अंतरिक्ष से पृथ्वी नीचे की ओर देखने पर यह पृथ्वी नीले रंग की दिखलाई पड़ती है, जबकि अंतरिक्ष से ऊपर आकाश की ओर देखने पर आकाश काला रंग का दिखलाई पड़ता है, ठीक है? जल की कितनी अवस्थाएं होती है? आपको बताना है कि जल की कितनी अवस्थाएं होती है, 1, 2, 3 या 4? जल की कितनी अवस्थाएं होती है? तो जल की 3 अवस्थाएं होती है। जल की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। नीचे नोट्स बनाया हुआ है कि जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है? चलिए देखिए, पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत कौन है? वर्षा का जल, सतही जल, भूमिगत जल या कोई नहीं, ठीक है? तो पृथ्वी पर हमारा जो जल है उसका मुख्य स्रोत आने का जो होता है वो आपका होता है वर्षा का जल, ठीक है? और इसको शुद्ध जल के भी रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है? अब देखिएगा, वर्षा के जल में धूल कण, सल्फर तथा नाइट्रोजन का ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं, और इस प्रकार के वर्षा को क्या कहते हैं, ठीक है? तो वर्षा के जल में देखिए यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये सब घुला रहता है, तो ये जल के साथ जब ये गैस मिलते हैं तो ये बना देते हैं अम्ल। क्या बना देते हैं? अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बना देंगे, नाइट्रिक अम्ल बना देंगे। तो ये जो अम्ल बना दिए, तो इस प्रकार के वर्षा को अब हम क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा, ठीक है? चलिए अगला है यहाँ पर, आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, जब अम्लीय वर्षा है, सतही वर्षा है, धारा वर्षा है, कोई वर्षा, देखिए आपका अगर स्मारक बनाए हुए हैं या इस मौसम पेंट किए हुए हैं, अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार की वर्षा होती है तो आपके उस पेंट किए हुए भाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उस क्षेत्र में अगर अम्लीय वर्षा होती है तो वो क्या होगा? पीला हो जाएगा ना, वो धुंधला हो जाएगा, व्हाइट कलर सब क्या हो जाएगा? सब धुंधला हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो आपको समझना है कि यहाँ पर तो वर्षा हुई लेकिन अम्लीय वर्षा हुआ है, ठीक है? तो आगरा स्थित ताजमहल का पीला होने का मुख्य कारण जो है आपका अम्लीय वर्षा है ना। कौन सी वर्षा है? अम्लीय वर्षा है। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? आपको बताना है, झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 140 या 150 सेंटीमीटर, ठीक है? तो देखिए, जो हमारा झारखंड राज्य है उसमें वार्षिक वर्षा जो होती है 140 सेंटीमीटर होती है, लेकिन सभी क्षेत्रों में नहीं होती है। ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और रांची जैसे क्षेत्रों में, मतलब पलामू, इस सब क्षेत्रों में देखिए तो 120, 110 मिलीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर वर्षा कम होती है, ठीक है? अगला है, भौम जल के स्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है? जो हमारा भौम जल है, भूमिगत जल है, उसके स्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, कृषिगत उपयोग, वर्षा का असमान वितरण या सभी? जैसे होता क्या है कि भौम जल यानी वर्षा का जल जो होता है भूमि के अंदर रिस करके रहता है, जिससे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो पानी को निकालते हैं ट्यूबवेल के माध्यम से, चापाकल के माध्यम से, पंप के माध्यम से। तो ये भौम जल का स्तर भी अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है, यानी जहाँ पहले 30 फीट पर पानी होती थी वो अब 100 फीट चलेगा। तो ये कितना डाउन होने का रीजन क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि भी है, कृषिगत उपयोग भी है और वर्षा का असमान वितरण, ये सभी इसके मुख्य कारण हैं, ठीक है? इसके सभी मुख्य कारण यहाँ पर हैं। झारखंड का जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? झारखंड का जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? आपको बता देते हैं। ये जल पुरुष जो है अभी तक के एग्जाम में यहाँ पर 5 बार पूछ दिया गया है, जो झारखंड में एग्जाम हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमन ओरांव,
कमसिन उरांव, जगन उरांव या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड का जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमोन उरांव, यानी झारखंड का जल पुरुष जो है सिमोन उरांव को जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 2016 में झारखंड में किनको पद्म श्री से नवाजा गया? किनको पद्म श्री से नवाजा गया पर्यावरण संरक्षण के लिए? 2016 में झारखंड में किनको पद्म श्री से नवाजा गया? अंकलेश मुंडा, सिमोन उरांव या कोई नहीं। ठीक है, तो ये जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जो है जल के लिए, इसमें आता है सिमोन उरांव जी का नाम। तो सिमोन उरांव को जल पुरुष, सिमोन उरांव को पर्यावरण संरक्षण के लिए माना गया। ठीक है, खेत के फसल सूख जाते हैं कौन सी वर्षा के कारण? खेत के अम्लीय वर्षा, सोहनीय वर्षा, क्षारीय वर्षा या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अम्लीय वर्षा एक ऐसी वर्षा है, जब अम्लीय वर्षा होता है तो क्या होता है? तो स्मारक का रंग फीका पड़ जाता है। जलीय जीव जंतु क्या होते हैं? मर जाते हैं, जो जल में जलीय, जैसे मेढक है। और यहाँ पर मछली की बात करें तो जिस क्षेत्र में अम्लीय वर्षा होगा वहाँ के जीव जंतु क्या होंगे? वो मर जाएंगे और पानी के ऊपर छल आ जाता है। ठीक है, खेत के फसल क्या होते हैं? जिस क्षेत्र में होंगे वो सूख जाते हैं, पीला पड़ जाते हैं। तो ये सब किसके कारण होता है? अम्लीय वर्षा के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है खेत के फसल सूख जाते हैं किसके कारण? तो ये राइट हो गया, अम्लीय वर्षा। ठीक है, अगला, वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जाता है, उससे क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे अब बहुत से स्टेट में आप देखिएगा वर्षा जल को जो है सीधे नदी में न प्रवाहित होने दिया जा रहा है, उसके लिए कहीं कहीं सोख्ता बनाए जा रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं मनरेगा की तरफ से आपको ये बन रहा है, डैम बनाए जा रहे हैं। और कहीं कहीं पर तो आपको घरों में ही छत के ऊपर जो होता है वर्षा जल संग्रहण के लिए ये इस तरह से पाइप बना दिया जा रहा है, टैंकी, और उसमें वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। तो बहुत ही जगहों पर वर्षा जल संग्रहण के लिए सोख्ता बनाया जा रहा है। तो ये जो होता है वो क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्षा जल संग्रहण, जल, डैम या कोई नहीं। तो भौम जल स्तर को बढ़ाने के लिए जो किया जा रहा है उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर वर्षा जल का संग्रह किया जा रहा है, उसको वर्षा जल संग्रहण के नाम से ही जानेंगे। तो स्वाद में होते हैं, पूछा जा रहा है कि अम्ल स्वाद में होते हैं, एसिड। ठीक है, एसिड अम्ल जो होते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है? ये प्रश्न जो है आपका यूपी में जो वहाँ पर बेसिक परीक्षाएं चलती है उसमें ये 101 बार आया हुआ है ये अम्ल का क्वेश्चन अब तक। ठीक है, तो खट्टा होता है, मीठा होता है, तीखा होता है, कड़वा होता है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? ठीक है, तो जितने भी अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं उनका टेस्ट यदि आप करेंगे तो खट्टे होंगे, जो खट्टे होंगे उनको आपको टेस्टिंग करने पर उसको अम्ल में डालना है। ठीक है, प्रश्न आया हुआ था, इसमें कौन अम्लीय है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा अम्लीय है और कौन अम्लीय नहीं है। नींबू, संतरा, दही या सभी। ठीक है, नींबू को जब आप स्वाद लेते हैं, टेस्ट करते हैं तो ये कैसा होता है? खट्टा होता है। संतरा भी कैसा होता है? खट्टा होता है। दही भी स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे ही होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी है। इसमें जितने पदार्थ है सभी पदार्थ जो हैं वो अम्लीय पदार्थ की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, तो सभी इसमें अम्लीय पाए जाएंगे। क्षार का स्वाद होता है, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? अम्लीय, मीठा, कड़वा या खट्टा? क्षार का स्वाद कैसा होता है? ठीक है, तो देखिए क्षार का जो स्वाद होता है जब आप उसको जेब पर टेस्टिंग करेंगे तो क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। ये बिहार में जो एग्जाम हुआ है उकलन में उसमें 2 बार पूछा गया है और आपका यूपी में जो है उसमें 1 बार पूछा गया है, उसी तरह बंगाल में ये 2 बार पूछा गया। तो इस तरह से सारे प्रश्न आए हुए क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। हो सके कि आपका भी आ जाए तो सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ परचेज करना आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि जैसे ही आप नहीं परचेज करते हैं तो आपको हो सके कि यहाँ पर 1-2 मार्क्स के लिए आपका मिस कर जाए। इसलिए किसी भी तरह का यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है, जुड़ करके सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को अवश्य पढ़ लेना है। ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए ये प्रश्न अब तक आपको बता देते हैं 101 बार पूछा गया है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो सिरका होते हैं, अचार होते हैं, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए आपको एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक ना, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चिट्टी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चिट्टी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 1001 बार अब तक के परीक्षा में सर्वाधिक बार पूछा गया यह प्रश्न आपका है कि चिट्टी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? ठीक है, तो चिट्टी का डंक में जो होता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है? तो बहुत ही यहाँ पर
जब चींटी डंक काटती है तो बहुत खजुलाता है और दर्द होता है, ठीक है। तो चींटी के डंक में जो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और ये बार बार पूछा जाता है, जरूर आप किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है इसको देख लेना नितांत आवश्यक है आपको। नींबू व संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो देखिए एसिटिक अम्ल तो आपका सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किसमें? जो डंक मारने वाले जितने होते हैं उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। और यहाँ पर होता है साइट्रिक अम्ल। तो नींबू व संतरा में जो है आपको साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है, नींबू व संतरा में, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल? कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है? देखिए दही में जो है आपको यहाँ पर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल होता है, जो दूध को दही में बदलता है। तो ये लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कर्बिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल? आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो आंवला में जो होता है आपको जो अम्ल पाया जाता है वो आपका यहाँ पर एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो है आंवला में आपका पाया जाता है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी प्रश्न अब तक 101 बार से ज़्यादा बार पूछ दिया गया। पालक का कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, एस्कर्बिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल सिरका में हो गया ना, लैक्टिक अम्ल दही में हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला में हो गया और ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो पालक में हो गया। तो इस तरह से अम्ल का कुछ कुछ चीज़ को याद रख लीजिएगा, तो आपको जब ऑप्शन देखिएगा तो आपको पकड़ा जाता है, इसलिए कुछ ऑप्शन को याद भी कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, इमली, अंगूर और कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल किस में होता है? अभी आपको याद होगा, सिरका में होता है। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दही में पाया जाता है। टार्टरिक फॉर्मिक अम्ल किस में होता है? चींटी के डंक में। आपके पास एक ही ऑप्शन बच जा रहा है जो आपने नहीं देखा था, टार्टरिक अम्ल। यानी इमली में कहा जाए, अंगूर में कहा जाए, कच्चा आम में कहा जाए, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इन सभी में जो है टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है, ठीक है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, चूना का पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है? देखिए चूना का पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सबसे पहले चूना का पानी जो होता है, तो चूना का पानी का सूत्र क्या होता है आपको याद होना चाहिए। तो CaO एक कहते हैं और एक को कहते हैं CaOH होल 2, ठीक है। यानी एक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और एक हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी को चूना कहते हैं। एक होता है बिना बुझा हुआ चूना और एक होता है बुझा हुआ चूना। तो जिसमें जल मिल गया वो हो गया बुझा हुआ चूना और जिसमें जल नहीं मिला वो बिना बुझा हुआ चूना। तो ये दोनों चूना का है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है, देखिए आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर दिया हुआ CaOH2, यही चूना का पानी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, दूधिया मैग्नीशियम यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस में पाया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कोई नहीं। सबसे पहले यहाँ देखिए दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाएगा, MgOH2, ठीक है। तो इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कहते हैं हम लोग इसको ना। अगला प्रश्न है, अम्ल किस प्रकार काम करता है? अम्ल जो है किस प्रकार काम करता है आपको बताना है। लाल लिटमस को नीला करता है, नीला लिटमस को लाल करता है, हरा लिटमस को नीला करता है या हरा लिटमस को पीला करता है। देखिए एक बात आपको हम बता देते हैं, देखिए अम्ल में ल से स्टार्ट हो रहा है ना, ल से, तो ये अम्ल है ल। तो आपको लगेगा कि लाल लिटमस को नीला करता है, लाल लिटमस को नीला करता है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है, आपको बताते हैं, ठीक है। अम्ल में ल से आपको लाल लगेगा, लेकिन स्टार्ट किससे कीजिएगा? नीला से कीजिएगा। किससे कीजिएगा? नीला से। यानी नीला को क्या करता है? लाल करता है। ये नीला को लाल करता है लिटमस पर, तो ठीक है। तो ये नीला से स्टार्ट कीजिएगा, जस्ट उल्टा होता है। अगला है, क्षार किस प्रकार काम करता है? क्षार किस प्रकार काम करता है? तो आपको अम्ल का याद हो गया ना, अम्ल क्या करता है? नीला से लाल। तो क्षार जस्ट उसका उल्टा करेगा, क्या करेगा? लाल से नीला, यानी लाल लिटमस पत्र को वो क्या कर देगा? नीला कर देगा, जस्ट उल्टा होता है। तो इस तरह से आप दिमाग में जब बनाइएगा उसको, अम्ल का आपको याद रहेगा, तो अम्ल का उल्टा क्षार होता है, तो क्षार वाला में उसमें लगा दीजिएगा, ठीक है। तो एक यदि अम्ल का याद है तो क्षार का जस्ट उसका अपोजिट कर लेना है।
जिस विलयन पर अम्ल या क्षार किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस विलयन को क्या कहते हैं? अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, उदासीन विलयन या कोई नहीं। ठीक है, तो जिस विलयन पर अम्ल या क्षार किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है उस विलयन को हम लोग यहाँ कहते हैं उदासीन विलयन। क्या उसको कहते हैं? उदासीन विलयन कहते हैं जिस विलयन पर अम्ल या क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला है यहाँ पर अगला यहाँ पर देखिएगा, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। चींटी जब काटती है तो त्वचा में कौन सा अम्ल छोड़ देती है? चींटी जब काटती है तो हमारे त्वचा में एक अम्ल छोड़ देती है जिसके कारण बहुत अधिक से परपराता हम लोग जिसको कहते हैं। तो कौन सा अम्ल होता है? तो आपको पता होगा भी कि चींटी के डंक में जो पाया जाता है वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। वही फॉर्मिक अम्ल हमारे त्वचा में छोड़ के चला जाता है जिसके कारण हमें बहुत सा परपराता है और बहुत दुखता है। ठीक है, चलिए अगला है, जब मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो जाता है तो ऐसे में मिट्टी को उपचारित किया जाता है किसके द्वारा? बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, कास्टिक सोडा, कैल्शियम कार्बोनाइट या कुछ नहीं। ठीक है, तो जब मिट्टी अधिक अम्लीय हो जाए तो उसको उपचारित करने के लिए उसमें बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना, कोई भी चूना आप जब मिलाएंगे तो वो आपको मिट्टी जो है अम्लीय उसकी कम हो जाती है और वो पैदावार लायक हो जाता है। इसमें अम्ल कौन है? आपको बताना है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें अम्ल कौन है? HCl, H2SO4 या HNO3? कोई नहीं, सभी। क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए HCl को हम लोग क्या पढ़ते हैं? HCl को हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को कहते हैं। H2SO4 तो ये भी अम्ल हो गया। H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये भी अम्ल हो गया। और HNO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल, तो ये भी अम्ल हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं HCl भी अम्ल है, H2SO4 भी अम्ल है, HNO3 भी अम्ल है। तो इसमें एक ऑप्शन देखिए आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? लास्ट में एक ई ऑप्शन है जिसमें सभी दिया हुआ है। ठीक है, तो ई ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सभी जो है अम्लीय हैं। इसमें क्षार कौन है आपको पता करना है। इसमें क्षार कौन है? आप देखिएगा, HCl है, H2SO4 है, NaOH है या HNO3। आप देखिएगा, अगर HCl की बात कीजिएगा तो HCl को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो अम्ल हो गया। उसी तरह से H2SO4 को क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, तो ये भी क्या हो गया? अम्ल हो गया। उसी तरह से NaOH को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। और HNO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए इसमें 3 गो अम्ल है लेकिन एक सोडा है, तो सोडा वाला जितना चीज आता है OH ग्रुप का वो सभी क्षार में जाता है। किस में जाता है? क्षार में जाता है। तो इसमें क्षार कौन है? आपसे यही पूछा था, तो NaOH जो है आपका क्षार है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 मार्च, 22 मार्च या 21 मार्च? ठीक है, देखिए विश्व वन दिवस, ठीक है, वर्ल्ड यहाँ पर जो है फॉरेस्ट डे कहा गया है। विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है आपको बताना। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपको यहाँ पर देखिएगा उत्तराखंड में आया हुआ है। ठीक है, और आपका बिहार में आया हुआ है। ये 2 जगह ये प्रश्न पूछा गया है, विश्व वन दिवस। तो यह जो आपको मनाया जाता है वो देखिए तिथि है 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वन दिवस के नाम से मनाया जाता है। झारखंड राज्य में कितने क्षेत्रफल पर वन है आपको बताना है। झारखंड राज्य में कितने क्षेत्रफल पर वन है? 23,200, 23,605, 22,605 या 23,804। ठीक है, कितने किलोमीटर पर फैला हुआ है? देखिए 23,000, ठीक है, 605, 2, 3 और 6 यानी 2 3 6, याद रखिए 236 या नहीं तो देगा 23,605 यानी 23,605 वर्ग किलोमीटर पर झारखंड में वन का विस्तार है, फैला हुआ है। झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत भाग पर वन है? देखिए ये प्रश्न जो है आपको बता रहे हैं, झारखंड में जो अभी तक एग्जाम हुआ है उसमें आपका लगभग 25 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया। ये वन कितना प्रतिशत है ये बार बार पूछता है, इसलिए हो सके कि आपके भी एग्जाम में आ जाए, तो आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यह आपको पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न है, सारा NCERT का, इसलिए यहाँ से ज़्यादा भिड़ रहे हैं। तो 29%, कितना प्रतिशत भाग पर है? 29% भाग पर जो है वन है यहाँ पर झारखंड में। तो पूछा था कि झारखंड में कितना प्रतिशत भाग पर वन है, इसका राइट आंसर 29% हो जाएगा। एक जीव जंतु के द्वारा दूसरे जीव जंतु को खाया जाना और एक कड़ी के रूप में यह प्रक्रम चलता रहता है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो एक जीव जंतु के द्वारा दूसरे जीव जंतु को खाया जाता है और यह क्या होता है? एक कड़ी के रूप में, कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको जैसे हम लोग कहते हैं कि जो सांप, ठीक है, सांप किसको खा जाता है? आप देखते हैं सांप जो है यहाँ पर छिपकली को, सांप जो है यहाँ पर खा जाता है मेढक को, और मेढक खा जाता है किसी कीट को।
तो इस तरह से एक प्रक्रम चलता रहता है। घास को हिरन खा जाता है, हिरन को यहाँ पर आप देखते हैं तेंदुआ खा जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक प्रक्रम चलते जा रहा है, कड़ी। तो इस कड़ी को क्या कहते हैं हम लोग, तो इस कड़ी को हम लोग कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं इसी को, खाद्य श्रृंखला ना। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा इसका, इस कड़ी का नाम है खाद्य श्रृंखला। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पेड़ पौधे किसका संतुलन करते हैं, पेड़ पौधे किसका संतुलन करते हैं, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए पेड़ पौधे जो है वो ऑक्सीजन भी संतुलित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी संतुलित करते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो संख्या है वो इसको अपने में लेते हैं और जो हम निर्मुक्त करते हैं वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इस तरह से क्या होता है, पर्यावरण को पूरा बैलेंस करके चलते हैं पेड़ पौधे। इसलिए पेड़ पौधे यहाँ पर उचित मात्रा में जरूर लगाना चाहिए, समान मात्रा में, जिससे कि हम लोगों को ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड भी समाप्त हो सके। ठीक है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के द्वारा निर्मुक्त करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम निर्मुक्त करना मतलब छोड़ना या निकालना। तो क्या वो निकालते हैं, क्या वे निर्मुक्त करते हैं, आपसे पूछा गया था। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के द्वारा क्या निर्मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या जल वाष्प, क्या करते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है यहाँ पर जो छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में छोड़ते हैं और वायुमंडल से लेते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ये प्रश्न आपको बता दे रहे हैं 101 से ज़्यादा बार अब तक पूछ दिया गया है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या निर्मुक्त करते हैं या क्या छोड़ते हैं या क्या निष्कासित करते हैं, बहुत तरह से पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, जो मानव के काम में आता है। प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है, आपको बताना है। प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है, वायु को, जल को, वन को या सब भूमि को, किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकृति का फेफड़ा जो है यहाँ पर वन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वन को कहा जाता है, क्योंकि वन ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं और वन क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। जो हमारे लिए खराब चीज़ होता है उसको ग्रहण करके उसको हमारे लिए जो जरूरी चीज़ है वो छोड़ते रहते हैं। इसलिए वन को प्रकृति का फेफड़ा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट्स बनाया हुआ है, जो नोट्स परचेज करते हैं। वन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को प्रकृति का फेफड़ा भी कहा जाता है। वृक्ष जल को अवशोषित करते हैं। वृक्ष जो हमारा होते हैं वो जल को किस प्रकार से अवशोषित करते हैं, जल को किस प्रकार से सोखते हैं, पत्ता के द्वारा, तना के द्वारा, जड़ के द्वारा या कोई नहीं। किसके द्वारा पेड़ पौधे जो है जल का अवशोषण करते हैं, तो पेड़ पौधे जो है या जल का अवशोषण जो होता है वो जड़ों के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, जड़ों के द्वारा पेड़ पौधे जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है, अगला है ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन का प्रमुख कारण क्या होता है, ऑक्सीजन का बढ़ जाना, CO2 का बढ़ जाना, जल का बढ़ जाना या कोई नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने से कोई हमें नुकसान नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो वायुमंडल क्या होगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा। जब ज़्यादा गर्म होगा तो उसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वायुमंडल का ज़्यादा गर्म हो जाना ग्लोबल वार्मिंग या उसी को कहते हैं विश्व उष्णन। तो कार्बन डाइऑक्साइड की यदि अधिकता होगी तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या कर्नाटक। ठीक है, ये चिपको आंदोलन भी 1001 बार पूछ दिया गया, इसलिए चिपको आंदोलन सारे नोट्स देख लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो पूछा गया उसको बताते हैं। चिपको आंदोलन जो है ये कहाँ पर चला गया है, उत्तराखंड में चलाया गया है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। एपिको आंदोलन कहाँ चलाया गया, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा या कर्नाटक। एपिको आंदोलन, तो देखिए एपिको आंदोलन जो है पहले यहाँ पर कर्नाटक में चलाया गया आप सभी का एपिको आंदोलन। इसका विशेष डिटेल्स अगले में आपको मिल जाएगा। ठीक है, झारखंड में किस प्रकार के वन की अधिकता है, पर्णपाती वन, आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में किस प्रकार के वन की अधिकता है, तो झारखंड में जो सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं शुष्क पतझड़ वन। क्या मिलते हैं आपको, शुष्क पतझड़ वन झारखंड में सबसे अधिक मिलते हैं, सबसे अधिकता इसी की होती है। वन के संबंध में क्या सही है, वन के संबंध में बोला जा रहा है कि इसमें क्या सही है। वन मृदा अपरदन से बचाते हैं, वन पर्यावरण संतुलन भाग लगते हैं,
भौम जल स्तर को बनाए रखते हैं या सभी। तो देखिए वन के संबंध में पहला बिल्कुल सही है, वन यदि रहेंगे तो ये मृदा अपरदन से बचाते हैं। मृदा अपरदन बहुत प्रकार से होता है, जैसे अगर तेज वायु बहे तो ऊपर की जो ह्यूमस मिट्टी होती है उसको उड़ा करके ले जाते हैं, तो यहाँ से मिट्टी का कटाव हो गया और दूसरे जगह पर पटक देते हैं, तो इस तरह से ये क्या हो गया, मृदा का अपरदन हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपजाऊ मिट्टी कट कर चली जाती है, उठ कर चले जाते हैं, तो उसको अपरदन कहते हैं, इसलिए ये भी सही है। वन पर्यावरण संतुलन में भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए वन जरूरी है, क्योंकि वन जितना रहेंगे तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस निकालेंगे, जिससे क्या होगा, पर्यावरण में संतुलन बना हुआ रहेगा। अगला है भौम जल स्तर को बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि एक जो है पहाड़ी इलाका है और एक जो है मैदानी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका में देखिएगा जल का स्तर बहुत ही ऊंचा होता है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे जो होते हैं वो जल के स्तर को क्या करते हैं, बांधे रखते हैं और रिश्ते हुए रखते हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा होता है। और मैदानी इलाका से जितना पानी होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं और बाढ़ के द्वारा दूसरे जगहों पर चले जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर अधिक पेड़ पौधे होते हैं वे क्या करते हैं, पानी के संतुलन को बनाए रखने में सक्षम होते हैं, यानी ये सभी होगा, ठीक है। क्या होगा, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाला एक उत्पाद कौन है, बालू, लाल, लोहा या मशरूम। आपने देखा होगा जंगलों में जो होते हैं पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं, वहाँ पर आप बरसात के दिनों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मशरूम या जिसको हम लोग खुखड़ी कहते हैं वो निकलता है कि नहीं निकलता है। तो ये जो आपका यहाँ पर पेड़ पौधे ये जो पत्ते गिर जाते हैं ये क्या है, मृत पेड़ पौधे हैं, है ना। तो मृत पेड़ पौधे या सड़े गले पौधे पर जो उगते हैं एक उत्पाद है, उसका नाम मशरूम, वहाँ पर मशरूम सबसे ज़्यादा उगता है, ठीक है। प्रदूषण का मुख्य कारण है, प्रदूषण जो बढ़ते जा रहा है उसका मुख्य कारण क्या है, ये प्रश्न भी आपका 101 बार पूछा गया है, ठीक है। वनों की कटाई, वर्षा की अधिकता, वनों की संरक्षण या बढ़ती वन की संख्या, ठीक है। तो प्रदूषण का मुख्य कारण यहाँ पर जो है आपको वनों की कटाई में आता है। वनों की कटाई करने का कारण क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो वनों की कटाई होगा। वनों की अधिकता से प्रदूषण नहीं होता है, वनों का संरक्षण करने से भी प्रदूषण नहीं होगा और बढ़ती वन की संख्या भी नहीं होगा। यानी प्रदूषण का कारण क्या है, वनों की कटाई जो कर रहे हैं वही प्रदूषण को बढ़ा रहा है, इसको रोकथाम किया जाना चाहिए। तो